उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है सीएम धामी के लगातार प्रयासों से। इस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सरकारी भ्योल रूपसियागढ़ बल जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जल विद्युत परियोजना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार कोशिशें आज रंग लाई। सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 29,997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल चुकी है। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रूप से परियोजना डिजाइन की गई है। परियोजना क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या इको सेंसिटिव जोन नहीं है। परियोजना से प्रतिवर्ष अनुमानित 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्तराखंड की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ राज्यों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। परियोजना को स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। बताते चले कि उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। सीएम धामी के लगातार प्रयासों से इस जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में गौरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट क्षमता की सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई है। जल विद्युत परियोजना के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की लगातार कोशिशें आज रंग लाई। सरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिल गई। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 29,997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर स्वीकृति मिल चुकी है। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील रूप से परियोजना डिजाइन की गई है। परियोजना क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य या इको सेंसिटिव जोन नहीं है। परियोजना से प्रतिवर्ष अनुमानित 529 मिलियन यूनिट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा। उत्तराखंड की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी जनपद के कोटद्वार में चिल्लर खाल पाखरो मोटर मार्ग पर निर्मित मालन पुल के सुरक्षात्मक कार्य सहित कुल 7 निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि मालन सेतु का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस पुल के शुरू होने से कोटद्वार एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पौड़ी जनपद के कोटद्वार में चिल्लर खाल पाखरो मोटर मार्ग पर निर्मित पालन पुल के सुरक्षात्मक कार्य सहित कुल 7 निर्माण कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जनता को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए कहा कि मालन सेतु का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त और बेहतर बनाने के निर्देश जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा डामरीकरण कार्य गुणवत्ता की भारी अनदेखी को दर्शा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बनी सड़क सिर्फ एक सप्ताह में ही टूटने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की जा रही है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने भी ये चेतावनी दी कि यदि 10 जून तक सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। बताते चले कि एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त और बेहतर बनाने के निर्देश जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत हो रहा डामरीकरण कार्य गुणवत्ता की भारी अनदेखी को दर्शा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बनी सड़क सिर्फ एक सप्ताह में ही टूटने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में
मानकों की अनदेखी की जा रही है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि 10 जून तक सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के सुकरासा गांव में रोहन नदी पर सरकार ने एक पुल पास किया था। पुल पास होने के बाद से ही विधायक और पूर्व विधायक के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई। 36 मीटर लंबे पुल को लेकर विधायक अनुपमा रावत और इस विधानसभा से विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थकों ने आभार के होर्डिंग लगा दिए। पुल स्वीकृत होने पर दोनों नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। दोनों नेताओं के दावे हैं कि उनके निजी प्रयासों से ही क्षेत्र की जनता को ये पुल की सौगात मिल पाई है। करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। पुल के न होने से दर्जनों गांव की हजारों की आबादी को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। बताते चलें कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के सुकरासा गांव में रोहन नदी पर सरकार ने एक पुल पास किया था। पुल पास होने के बाद से ही विधायक और पूर्व विधायक के बीच श्रेय लेने की होड़ मच गई। 36 मीटर लंबे पुल को लेकर विधायक अनुपमा रावत और इस विधानसभा से विधायक रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थकों ने आभार के होर्डिंग लगा दिए। पुल स्वीकृत होने पर दोनों नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। दोनों नेताओं के दावे हैं कि उनके निजी प्रयासों से ही क्षेत्र की जनता को ये पुल की सौगात मिल पाई है। करीब 12.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। पुल के न होने से दर्जनों गांव की हजारों की आबादी को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। ये सोशल मीडिया अकाउंट, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। सबसे पहले जियो किसको, परीक्षा अगर मैं दूंगी, रोल एडमिट कार्ड मेरे हाथ में होगा तो रिज़ल्ट आपका तो नहीं आ सकता। 10 साल उनको दिए जनता ने, 10 साल में क्यों नहीं हुआ? और 2017 के बाद तो विभाग ने खुद कह दिया कि हाँ ये बहुत अनसेफ है, इसकी स्थिति खराब है। तो 5 साल क्या किया? सरकार रही भाई, वो तो खुद सरकार रहे, एक तरीके मंत्री रहे वो। उसके बाद है उसमें देखिए श्रेय लेने की बात नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ा आज ये काम हुआ, सबसे बड़ा श्रेय तो उस जनता को जाता है। प्रदेश में महिला डॉक्टर समेत 2 लोगों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट हो गया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन यहां कराया जा रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा इस समय पीक पर है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बाजारों की जबरदस्त भीड़ है और धार्मिक आयोजनों में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में एसओपी जारी की गई है। इसके साथ ही अभी अस्पतालों को दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। बताते चलें कि प्रदेश में महिला डॉक्टर समेत 2 लोगों में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के बाद स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट हो गया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं करने के साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अलर्ट किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन यहां कराया जा रहा है। हालांकि चारधाम यात्रा इस समय पीक पर है, लिहाजा बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। बाजारों में जबरदस्त भीड़ है और धार्मिक आयोजनों में भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में एसओपी जारी की गई है। इसके साथ ही अभी अस्पतालों को दिए गए दिशा निर्देश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा घबराने की किसी को आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आए तीनों मरीज ठीक हो गए हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार की शर्मा ने बताया कि तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री बंगाल, मुंबई और गुजरात की है। प्रदेश में अभी भी किसी भी मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बाबत शासन में भी एक बैठक की गई है, जिसमें निर्देश दिए गए हैं कि भले ही कोरोना के तीनों मरीज ठीक हो गए हों, फिर भी अस्पताल प्रबंधन अपनी पूरी तैयारियां रखे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने पर जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा गया है और कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी
कल तक होल्डिंग केंद्र बना दिए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। बताते चलें कि प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव आए तीनों मरीज ठीक हो चुके हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों की ट्रैवल हिस्ट्री बंगाल, मुंबई और गुजरात की है। प्रदेश में अभी किसी भी मरीज में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस बाबत शासन में एक बैठक की गई जिसमें निर्देश दिए गए कि भले ही कोरोना के तीनों मरीज ठीक हो गए हों, फिर भी अस्पताल प्रबंधन अपनी पूरी तैयारी रखे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने पर जिनोम के साथ ही उन्होंने कहा कि सीक्वेंसिंग करने को कहा गया है और कहा कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कल तक होल्डिंग केंद्र बना दिए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। तीनों जो पॉजिटिव आए हैं वो बाहर के हैं, ट्रैवल हिस्ट्री उनकी बाहर की है, जिसमें से एक बेंगलोर से आए थे, एक मुंबई से आए थे और एक गुजरात से आए थे। तो तीनों बाहर के लोग थे। यहाँ के इन्फेक्शन यहाँ से लगा हो ऐसे वो नहीं है, इस तरह के इंडिकेशंस। तो उसके अलावा जो एक भर्ती थे एम्स में जो भर्ती हुए थे वो भी ठीक हो गए हैं। इसमें निर्देश अभी यही दिए गए हैं कि हम अपनी समुचित तैयारी कर लें, टेस्टिंग हमें बढ़ानी है। तो जो टेस्टिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं वो हम प्रोक्योर कर लें, उसकी उपलब्धता बना लें और टेस्टिंग बढ़ाई जाए। दूसरा अगर ये है कि अगर केसेस फ्लू के केसेस आते हैं तो सभी अस्पतालों में निर्देश दिए गए हैं कि वो फ्लू क्लिनिक के अपने आइडेंटिफाई कर लें और अगर केसेस बढ़ते हैं तो वो फ्लू क्लिनिक संचालित करना सुनिश्चित करें। पौड़ी में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा किया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने विकासखंड थैली सैंड के पैठाड़ी स्थित विश्व प्रसिद्ध राहु मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर तक पहुंचने के मार्ग और पैठाड़ी बाजार में पार्किंग स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बातचीत की और राहु मंदिर विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पैठाड़ी में हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त स्थल चिन्हित करने को कहा। जिलाधिकारी ने जल संरक्षण हेतु सारा अभियान के तहत मंदिर के आसपास के जल स्रोतों और संगम पर स्थित दोनों नदियों की सफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। देहरादून में अमूमन बढ़ते ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती है। शहर के भीतर संचालित हो रहे ऑटो, सिटी बस जैसे तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक निर्धारित रूट चलने के लिए दिया जाता है। वाहन संचालक कई बार अपने निर्धारित रूट से अलग रूट पर चलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से शहर जाम की समस्या बनी रहती है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आरटीओ विभाग द्वारा इन तमाम वाहनों पर जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि ऐसे वाहनों पर पैनी निगरानी बनाई जा सके जो अपने निर्धारित रूट से अलग संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब आरटीओ विभाग सख्ती अपनाता हुआ नजर आ रहा है। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि नए परमिट जिन वाहनों को दिए गए हैं उनको भी जीपीएस लगाने के निर्देशित किया गया है। साथ ही आरटीओ विभाग द्वारा जल्द चेकिंग अभियान भी इस मामले को लेकर चलाया जाएगा। जिन वाहनों द्वारा जीपीएस नहीं लगाए गए हैं उन पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी विभाग ने रखा है। बताते चलें कि देहरादून में बढ़ते अमूमन ट्रैफिक और जाम की समस्या बनी रहती है। शहर के भीतर संचालित हो रहे ऑटो, सिटी बस जैसे तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक निर्धारित रूट चलने के लिए दिया जाता है। वाहन संचालक कई बार अपने निर्धारित रूट से अलग होकर चलते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से शहर जाम की समस्या बनी रहती है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आरटीओ विभाग द्वारा इन तमाम वाहनों पर जीपीएस लगाने के निर्देश दिए गए थे, ताकि ऐसे वाहनों पर पैनी निगरानी बनाई जा सके। 450 व्हीकल ऐसे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, मैजिक के, जिनको नए परमिट दिए गए हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम हमारा लगा हुआ है। इसमें हमने अपनी टीम गठित कर दी है जो इसमें मॉनिटर करेंगे कि वो अपने रूट पे चल रहे नहीं चल रहे। अगर वो रूट पे नहीं चलेंगे तो उनका चालान किया जाएगा, और अगर वो दोबारा उसको रिपीट करेंगे अपने ऑफेंस को तो उसमें उनके परमिट की निरस्तीकरण के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और इससे आगे जो हमारी ये स्टेज कैरेज की छोटी गाड़ियाँ हैं, हम जो हमारी स्मार्ट सिटी की बसेज़ हैं या हमारी सिटी बसेज़ हैं, हम इसमें भी ये प्रयास करेंगे कि ये भी सारे जीपीएस में एनरोल हों, जिससे हम शहर के ट्रैफिक की व्यवस्था को भी हम सुधार सकें, जाम मुक्त कर सकें।
वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आ रहे 100 शहरों में शुमार होना था। हालांकि इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 तक थी और अब तक स्मार्ट सिटी का कार्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। विभाग और अधिकारी एक दूसरे के ऊपर अधूरे कार्यों का ठीकरा फोड़ने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार जिला प्रशासन की ओर से स्मार्ट सिटी का सभी कार्य पूरे हो चुके हैं। अब जो कार्य बचा है वो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। उसके लिए 1 साल की डेडलाइन हो रही है और स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों को पूरा होने में इतना वक्त लग जाएगा। हालांकि अब सवाल ये है कि डेडलाइन पार होने के बावजूद भी अब तक आखिर क्यों स्मार्ट सिटी का यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। पीडब्ल्यूडी को ड्यू एग्रीमेंट के साथ काम दिया गया है। इसमें उनको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें समय समय पर उनका रिजॉल्व करवाया जाता है। इसकी टाइमलाइन हमारे अगले साल तक ड्यू है और विद इन दैट टाइमलाइन ये प्रयास किया जाएगा कि वो पूर्ण हो। पंचकुला से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताते चलें कि एक ही परिवार के 7 लोगों द्वारा आत्महत्या करने की घटना से इलाके के लोग सदमे में हैं। पीड़ित परिवार के लोग देहरादून के रहने वाले थे। हनुमंत कथा में शामिल होने के लिए देहरादून से पंचकुला पहुंचे थे। सामूहिक रूप से आत्महत्या की यह घटना पंचकुला के सेक्टर 27 की है। उक्त परिवार के संबंध में जानकारी करने पर प्रकाश में आया कि मृतक प्रवीण मित्तल पुत्र देशराज मित्तल का परिवार लगभग 8 से 9 महीने पूर्व तक कोलागढ़ देहरादून में किराए पर निवास करता था, जिनका मूल रूप से चंडीगढ़ क्षेत्र का होना प्रकाश में आया है। वर्तमान में ये परिवार देहरादून में निवास नहीं कर रहा था। घटना स्थल से जो वाहन मृतक के पास मिले हैं वो माल देवता देहरादून के गंभीर सिंह नेगी के नाम पर पंजीकृत हैं, जिनके संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनकी मृतक प्रवीण मित्तल से एनजीओ के काम के सिलसिले में मुलाकात हुई थी। मृतक पूर्व में चाइल्ड लाइफ केयर मिशन नाम से एनजीओ चलाता था। इसी दौरान मित्रता के चलते गंभीर नेगी ने उक्त वाहन अपने नाम पर फाइनेंस करवाया था, जिसे वर्तमान में मृतक चलाता था। हालांकि पुलिस हर मामले की जांच में जुटी हुई है। चमोली में उद्यान विभाग के कर्मचारी की मौत हो गई। बताते चलें कि चमोली के विकास खंड के पोखरी के हापला बाजार के पोखरी रोड पर पुलिस को एक संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की शव की सूचना मिली, जिसकी पहचान उद्यान विभाग हापला में तैनात जसवंत कंडारी के रूप में की गई है। वहीं मौके पर पहुंचे पोखरी पुलिस के उप निरीक्षक दलबीर नेगी की टीम पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जबकि मृतक के शरीर पर गंभीर चोट और घाव के निशान है, जिस पर परिजनों ने मौके पर पहुंचकर हत्या की आशंका जताई है। अब पूरी स्थिति पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल पुलिस टीम ने शव का पंचनामा के लिए उप जिला अस्पताल कर्णप्रयाग भेज दिया है। मानसून को लेकर आपदा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बता दें, इस बार मानसून 1 सप्ताह पहले आने की उम्मीद है, जिसको लेकर के आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार लगातार मानसून को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी अपनी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करें। इसके साथ ही उपकरणों की जांच कर लें। जो उपकरण काम नहीं कर रहे हैं उनको ठीक किया जाए। आपदा प्रबंधन में लगने वाले तमाम कर्मचारियों को भी समय से पहले ट्रेन किया जाए। जहां पर रास्ते बंद होने की संभावना है वहां पर राशन की पूरी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर यात्रियों को उन स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं जहां पर रहने, खाने व शौच की सुविधा हो। उन्होंने बताया कि मानसून से पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और मानसून के लिए तैयारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी संबंधित के साथ बैठक की गई है। हम लोगों ने कई बार बैठक किया है। मानसून में हम लोग नाले नालियों की सफाई के लिए विधिवत सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं। उपकरण जो आपदा से बचाव राहत के लिए हैं उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसका अभ्यास कर लें, सबको ट्रेनिंग करा दें ताकि आपदा के समय उसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो उपकरण खराब हैं उसको ठीक करा लें। जो उपकरण ठीक नहीं हो सकते हैं, अनावश्यक जगह घेर के बैठे हुए हैं, उसको मूल्यांकन करते हुए नीलामी के लिए कमेटी के माध्यम से कार्रवाई करावें। अगर कोई उपकरण की आवश्यकता है, जिले के निवर्तन पे धनराशि की व्यवस्था की गई है, धनराशि रखा गया है, उसे खरीद लें ताकि किसी प्रकार की आपदा आने पर हम धनराशि का सदुपयोग कर सकें और जो हमारे राहत बचाव के कार्य हैं उसको त्वरित गति से कर सकें बिना समय गंवाए।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।